हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल मेगा माइंड। तो कैसी चल रही हैं आपकी परीक्षा की तैयारियां? आशा करती हूँ आपने सभी विषयों की तैयारियां जो है वो बहुत अच्छे ढंग से कर ली होंगी। अब परीक्षा में चूंकि 3 दिन रह गए होंगे, इसलिए ना का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आज जो हमारा विषय है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का वैसा संग्रह जो कि आपके लिए क्या होगा, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, और आज से ही आपको परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। आज का हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा जो है वो है, मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर क्या करें, वर्णन करें उसका। मानव नेफ्रॉन का ये जो है परीक्षा में 5 नंबर दिलाने का क्या काम करता है। इसको आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से, एक तो पहले आप लोग फिगर बनाने का बढ़िया तरीका से सीख लीजिए। अभी भी आप में जो कमियां हो, अभी भी हम लोग के पास टाइम है। परीक्षा देने के बाद कोई भी टाइम नहीं रह जाता, बस वे टाइम रहता है तो रिजल्ट के आने में, और वो भी रिजल्ट क्या आता है वो देखने में। तो इसलिए जो भी आपके पास कमी बेसी है उसको इन 2 दिनों में दूर करने का पूर्ण प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। मानव नेफ्रॉन का जो है वो चित्र बना के क्या करना है, उसको वर्णन करना है। तो नेफ्रॉन क्या है? मानव नेफ्रॉन जो है वे वृक्क की क्या है, संरचनात्मक इकाई है, या फिर क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में ये कितना होता है, 1 लाख के करीब होता है, 1-1.25 लाख के करीब ये नलिकाएं, वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। जो मानव प्रत्येक वृक्क में हम लोग के पास कितने 2 वृक्क होते हैं, तो प्रत्येक वृक्क में जो है ये 10 लाख नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। या फिर ये कहिए कि 10 लाख वृक्क नलिकाओं से मिलकर नेफ्रॉन, या फिर नेफ्रॉन से मिलकर किस क्या बनाता है, वृक्क का निर्माण होता है। तो इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है बोमन संपुट। अब बोमन संपुट कौन सा है? यह वृक्क नलिका के आरंभ में प्याले जैसी, कप के जैसी जो संरचना पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है, उसे क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल्स। एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप को मालपीजियन कैप्सूल कहते हैं। ये जो है, ये बोमन कैप्सूल जो हुआ या फिर बोमन संपुट जो है, बोमन संपुट और जो है ग्लोमेरुलस कोई सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, मालपीजियन कैप्सूल कहते हैं, या फिर मालपीजियन संपुट कहा जाता है। इसका दूसरा क्या है, कुंडलित नलिका। तो इसकी संरचना का क्या है, पहले है हमारा कुंडलित नलिका। ये 2 भागों में रहती हैं। इसका जो कुंडलित नलिका है 2 पार्ट में पाई जाती है। पहला हेनले का चाप, और दूसरा होता है संग्राहक नलिका। और तीसरा हमारा क्या है, सामान्य संग्राहक नली, जो अंत में पाई जाती हैं, मूत्रवाहिनी से जुड़ी रहती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। मानव नेफ्रॉन में, वृक्क में जो है सबसे लास्ट में पाई जाती है सामान्य संग्राहक नलिका। उसमें क्या होता है, अंत में ये मूत्रवाहिनी से जाकर जुड़ी होती है। मानव नेफ्रॉन रक्त में मौजूद द्रव्य अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में निकालने में मदद करता है। ये आपका आंसर हुआ। इसका आपको फिगर बनाना है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा कहता है, मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं और वर्णन की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग को क्या रहा है, आप बस एक फिगर बना दीजिए। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो पूर्ण हो गया। इसमें आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग को वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। आप लोग अगर फिगर में बढ़िया होंगे तो क्या है, 5 नंबर जो आपका है ये यहीं से आपको मिल जाएगा। तो क्या दिखा रहा है आपको, ये एक फिगर बनाना है आपको। उसमें पूरा जो है, पहले जो है ऊपर पार्ट में क्या होता है, महाधमनी, फुफ्फुस शिराएं, ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना होगा, क्योंकि जो मानव हृदय में जो होती है कई नलिकाओं का जाल होता है, और इसमें
हर एक पार्ट का अलग अलग जो है वो सोर्स होता है। तो इसमें क्या होता है, महाधमनी जो ऊपर से क्या होता है, जिसमें रक्त का जो है संवहन होता है। उसके बाद है फुफ्फुस शिराएं, उसके जस्ट नीचे दूसरी फुफ्फुस शिरा है जो कि कहाँ होती है, बाया नीलय में, बाया, उसके नीचे बाया नीलय सेकेंड होता है। तो शरीर के निचले भाग से महाशिरा विभाजिका जो है, बीच का जो ये सरफेस बनाता है, इसको क्या कहते हैं, विभाजिका। ये फिगर आप लोग बना लेंगे, आपका 5 नंबर ऐसे ही एग्जाम में रखा हुआ, और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन रहा है, इसको पूछता है हर साल। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का चित्र द्वारा क्या करें, वर्णन करें। अमीबा का जो है वो पोषण किस प्रकार होता है, इसको चित्र द्वारा दर्शाए। अमीबा में भोजन जो होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है। ये क्या होता है, अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण शरीर की किसी भी सतह से हो जाता है। जैसे कि हम लोग का एक मेन पार्ट होता है कि हम लोग भोजन मुख से निकलेंगे, ये हमारे मुंह में जाएगा, फिर दांतों द्वारा चबाया जाएगा, एंजाइम्स द्वारा ये पेट में जाएगा, वगैरह वगैरह। मतलब कई सारे ऐसे पार्ट हैं जिससे कि हम लोग का भोजन जो है वो पेट के अंदर जाता है और शरीर के लिए उपयोगी ऊर्जा का निर्माण करता है। लेकिन अमीबा में ऐसा कुछ नहीं है। अमीबा में जो है, अमीबा जो है वो क्या करेगा, आपको शरीर के किसी पार्ट में जो है वो टच किया और वहीं से उसका भोजन का जो है अंतर्ग्रहण हो गया। और जैसे ही वो भोजन के संपर्क में आता है, जैसे यहाँ पे आया, तो भोजन उसका समझिए कि ये एक क्या है, ये अमीबा है और ये भोजन है, और भोजन के संपर्क में आते ये एक ऐसा संरचना बनाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। यही कूटपाद होता है। उसके बाद क्या करेगा, धीरे धीरे नजदीक जाएगा और बढ़ने के बाद क्या होगा, भोजन को चारों तरफ से ये कवर कर लेगा, और कवर करने के बाद इसको अपने अंदर ही ले लेगा। जैसे कि इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो होता है भोजन, उसको क्या करता है, केंद्र में ले जाता है। जब इसके पास में गया तो ये कूटपाद का निर्माण किया, और उसके बाद से क्या किया, उसको अंदर की तरफ जो है कूटपाद से द्वारा ही इसका भोजन हो जाता है। धीरे धीरे कूटपादों के शीर्ष तथा पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। हमने अभी बताया कि धीरे धीरे जो है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, भोजन जो है आगे की तरफ जो है इसके अंदर, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये पूरा शरीर इसका पूर्ण हो जाता है और भोजन इसके अंदर बहिष्कृत करना, सॉरी, इसको संग्रहित कर लिया जाता है, इसके अंदर चला जाता है। कोशिका में जो है अंत कोशिकीय पाचन होता है, और बिना पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है रासायनिक से कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है तथा पूरे शरीर में स्वांगीकृत हो जाता है, या फिर पचा लिया जाता है, फिर बांट दिया जाता है। तो ये भी एक फिगर है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। और क्वेश्चन तो अभी सभी इम्पोर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन है 2 साल 4 साल से जो क्या कर रहे हैं, आपको बार बार से लगातार दोहराए जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मनुष्य जो है, मनुष्य में पाचन जो है वो क्या होता है, एक जटिल प्रक्रम है। ये कई पार्ट में होके डिफाइन होता है, कई ऐसे इसका पार्ट है, कई को मतलब हमारे पाचन अंग भी हैं, उसी के साथ उत्सर्जन अंग भी जुड़ा होता है। तो क्या होता है, मनुष्य में पहले जो भोजन है वो मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा यानी कि हमारे मुंह में जाता है। मुंह में ये 4 तरह के दांत होते हैं हमारे, काटने वाले अलग होते हैं, चबाने वाले, चीरने फाड़ने वाले, और फिर उसके बाद क्या होता है, इसको पीसने वाले। 4 तरह के दांतों द्वारा ये इतनी प्रक्रिया से मिलके, और मुख में जो है कई तरह के लार जो है वो स्रावित होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा ये मिलके इसका भोजन का कहिए तो पाचन जो है मुख से शुरू ही हो जाता है। इस काटने पीसने के बाद लार से मिलके ये ग्रास नलिका द्वारा क्या होता है, धीरे धीरे ग्रास नली द्वारा आगे ग्रहणी में चला जाता है। इसका वहां पाचन होने के बाद क्षुद्रांत में इसको भेजा जाता है, जहां से इसको क्षुद्रांत या फिर छोटी आंत कहते हैं हमको, यहाँ उसका पाचन होता है। पाचन की ये तीनों प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो है भोजन को बड़ी आंत में भेजता है। भोजन
बड़ी आंत में जो है भोजन का पाचन नहीं होता। इसमें बस जो है जो भोजन में जो रस मिले होते हैं उनको, या फिर कहिए एक तरह से कि भोजन में जो पानी होता है वो बड़ी आंत में सोखने के बाद उसको क्या होता है, सोख के रेक्टम द्वारा जो है परित्यक्त कर दिया जाता है। तो आपका ये सवाल भी होता है कि रेक्टम द्वारा मतलब भोजन कहाँ से परित्यक्त किया जाता है, तो रेक्टम द्वारा इसको परित्यक्त कर दिया जाता है। अगला हमारा क्या है, ये फिगर बच्चों, ये फिगर भी VVI रहता है। और खास करके जो है ये बायोलॉजी में 2-4 सवाल जो ऐसे हमारे सभी बहुत सारे क्वेश्चंस तो आते नहीं, क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का हमारा कंबाइंड पेपर बनता है जिसमें 4-5 करके सारे विषयों से सवाल लिए जाते हैं। तो इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से और एकजुट मतलब दिमाग को करके शांत करके तब देखिए इसको, तब आप लोगों को क्या होगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा और कहीं भूलने की, कहीं ना समझने की दिक्कत नहीं आएगी। इस फिगर को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से देख के जाइएगा क्योंकि ये फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल हमारा है, थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उससे निकलने वाले हार्मोनों के कार्य बताया। थायराइड ग्रंथि क्या है? थायराइड जो है ग्रंथि है जिससे क्या होता है, थायरॉक्सिन नामक क्या हार्मोन जो है स्रावित होता है, जिससे क्या होता है, ग्वाइटर या घेंगा नामक रोग नहीं होता, उसका ये नियंत्रण करती है। तो थायराइड ग्रंथि जो है वो कहाँ होती है, श्वास नली के दोनों ओर लैटिक्स के नीचे अवस्थित होती है। श्वास नली के दोनों ओर जो है लैटिक्स के ठीक नीचे ही अवस्थित होती है। इस ग्रंथि के दोनों पिंड एक संयोजी उत्तक के साथ बंधे रहते हैं जिसे इस्थमस कहते हैं। तो ये दोनों पिंड जो है स्पंजी उत्तक से बंधे रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। ये है जो थायराइड का ये एक चित्र है। ये क्या है हमारा, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड पालिका, और ये नीचे जो है वो हमारा ट्रैकिया है। तो ये क्या कह रहा है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। यह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं सामान्य उपापचय क्रियाओं का जो होता है नियंत्रण करता है। सर्दी की वजह से मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो कृपया इस बात का आप लोग माइंड ना करें। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के समान उपापचय को नियंत्रित करके क्या करता है, या शरीर को ग्लाइकोलाइसिस एवं ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। किसको, ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजिनेसिस, ये दोनों की प्रक्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला सवाल हमारा है, तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है। तंत्रिका उत्तक का जो है हमको फिगर भी देता है। ये जो फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। तंत्रिका उत्तक जो है इसका फिगर भी आपको बनाने के लिए दे देता है। तो इसका क्या होता है, ये तंत्रिका उत्तक बहुत ही इजी सी संरचना है। आप कैसे भी ऐसे जो पतली पतली संरचनाओं से इसको घेर दीजिए और बस इसका जो है जाल बना दीजिए, केंद्रक बना दीजिए। ये सिंपल सा एकदम आपका जो ये फिगर सबसे इजी होता है। तंत्रिका जो है ये फिगर सबसे इजी है बायोलॉजी में। तो इसका हमारा क्या दे रहा है, पहले ये बीच में केंद्रक, द्रुमिका, कोशिका द्रव्य, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिकाज का जो है अंतिम सिरा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। न्यूरॉन की जो संरचना है, न्यूरॉन की जो संरचना को क्या कहते हैं, न्यूरॉन में एक तारा आकार कोशिकीय होता है। तारा के आकार का क्या होता है, कोशिकाएं होता है, जिसे साइटोन कहते हैं। साइटोन के अनेक पतले तंतुओं में से एक जो सबसे लंबी होती है अक्ष या एक्सॉन कहलाती है। इसके अन्य शाखित व छोटे प्रवर्धन, इसके जो है आपके अन्य शाखित और जो है छोटे प्रवर्धन जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रवर्धन या डेंड्राइट कहलाते हैं। मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ जिससे कि आप लोग को देखने में समझ में आए। कोशिकाएं होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कोशिकाएं को साइटान कहते हैं। और उसके
में से क्या होता है, जो सबसे लंबा होता है उसे अक्ष या एक्सॉन कहते हैं। इसके अन्य शाखित व छोटे प्रवर्ध क्या कहलाते हैं, प्रवर्धन डेंड्राइट्स कहलाते हैं। एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते हैं, जो कि सूक्ष्म गांठ जैसी संरचना में समाप्त होती है, जिसे सूत्र युग्मन गांठें या साइनेटिप्स नॉब कहते हैं। एक्सॉन के चारों ओर श्वेत चर्बीदार पदार्थों का जो है आवरण होता है। क्या होता है, श्वेत चर्बीदार पदार्थ का जो है आवरण होता है, ये आवरण होता है, जो जिसे क्या कहते हैं, मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं। जहां माइलिन शीथ क्या होता है, नहीं होते, रेनवियर के नोड कहलाते हैं। जहां जो है माइलियन शीथ नहीं होते, वो रेनवियर के नोड कहलाते हैं। दो नोड्स के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। जो दो नोड्स ऐसे जुड़े होते हैं उनके बीच को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, चपटी तथा लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है, जिन्हें श्वान कोशिका कहते हैं। जब एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो वह तंत्रिका तंतु कहलाता है। एक्सॉन जो है जब बहुत लंबा होता है तो उसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंतु कहते हैं। तंत्रिका तंतु उसे कहा जाता है। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल हमारा है जो हमारे शरीर में ग्राही का कार्य है। ग्राही जो है ग्रहण करना, इसका क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो, वहां क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारे शरीर में ग्राही, पहला तो कह रहा है हमारे शरीर में ग्राही का कार्य क्या है, और ऐसी स्थिति का वर्णन कीजिए जब ग्राही जो है नहीं सही से काम कर रही हो तो वहां क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए जानते हैं। तो होता क्या है, हमारे शरीर में त्वचा, पेशियां तथा अन्य अंगों को ग्राही अंग कहते हैं। जिससे मतलब क्या होता है, हम लोग को संकेत मतलब तुरंत मिलता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही अंग कहते हैं। इसका मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करना है। जैसे कि हम लोग को किसी ने चींटी काट ली है तो इसको कौन ग्रहण करेगा, इसको त्वचा ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क तक संकेत भेजेगी। ये उद्दीपन संवेदना मार्ग से होते हुए तंत्रिका केंद्र के पास पहुंचता है, जहां प्रेरक मार्ग एवं अभिवाही अंग से होते हुए अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। यदि ग्राही अंग ठीक से काम नहीं करता तो उद्दीपन के प्रति किसी प्रकार की अनुक्रिया नहीं होंगी। अगर सोचिए कि अगर ग्राही अंग काम नहीं करेगा, हमें चींटी ने काट लिया तो क्या हो गया, ये उद्दीपन के प्रति कोई भी प्रकार का कदम नहीं उठाएगा और कोई कार्य नहीं होगा। तो ग्राही अंग जो है उसका हम एक फिगर से समझते हैं। तो ये फिगर में हमारा क्या है, ये प्रतिवर्ती चाप का है। तो ये क्या कर रहा है, संवेदित कोशिका जो है। तो हम लोगों ने अभी क्या कहा, त्वचा से ग्राही कहाँ जाता है, इससे उष्मा या दर्द का जो है संकेत किसके द्वारा होके जाता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा होते हुए कहाँ कहाँ पहुंचता है, प्रेरक मार्ग से एवं अभिवाही अंग से होते हुए अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। क्या करता है, जब चींटी काटती है फिर मच्छर काटता है तो ये प्रेरक मार्ग से होते हुए कहाँ जाता है, मस्तिष्क में जाता है, जिससे वहां से क्या होता है, उद्दीपन प्रदर्शित या फिर अनुक्रिया प्रदर्शित करता है कि जैसे उसको मार दो, हटा दो या फिर उड़ा दो। अगला सवाल हमारा है, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया चित्र द्वारा प्रस्तुत करें। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं और किसके में, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन का क्या करना है, चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है बच्चों, इसको आप लोग देखेंगे। प्लेनेरिया जो एकदम इजी, इसका जो है फिगर बहुत ही इजी होता है। बस एक शरीर का पार्ट लेना है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है या फिर 4 पार्ट, जितने ही पार्ट में आप लोग डिवाइड कर सके, क्योंकि ये अनेक टुकड़ों में टूट के जो है अपना पुनरुद्भवन करता है। आगे चल देखते हैं उत्तर क्या कहता है हम लोग को। इस प्रकार के जनन में किसी कारण से जीवों का शरीर प्राकृतिक कारण या कृत्रिम कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। अभी हमने क्या कहा, प्लेनेरिया जो है वो अपने शरीर को 2 या अधिक खंडों में जो है तोड़ लेता है, और इसी के द्वारा क्या होता है,
खंडित हो जाता है। प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास पूर्ण कर लेता है, नए जीवों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि एक जो उसका हुआ पार्ट जो किसी कारणवश, भौतिक कारण हुआ या फिर प्राकृतिक कारण हुआ, उससे क्या होता है, टूट जाता है, और टूट के क्या होता है, 2 या 3 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। और जितने भी टूटे हुए पार्ट्स हैं तो वो क्या कर लेते हैं, जैसे कि हेड किसी, ये समझ लीजिए कोई एक जीव है, ये इसका हेड टूट गया, तो ये पुनरुद्भवन दर क्या करेगा, जो ये हेड का पार्ट है उसमें पूंछ आ जाएगी, और पूंछ का जो पार्ट है उसमें वापस से हेड आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। ये पूर्ण विकास विकसित जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं और समान जीवन यापन करता है, जैसे कि बढ़िया स्वस्थ, जिसे कि कभी टूटा ही ना हो, वैसा ही जीवन प्रदर्शित करता है। इसके उदाहरण क्या है, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया आदि इस प्रकार का जनन इसमें पाया जाता है। क्या क्या है, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये तीनों जो है इसमें क्या पाया जाता है, पुनरुद्भवन पाया जाता है। यानी कि एक ये शरीर को अपने किसी कारण से अगर टूट जाते हैं तो ये पुनः प्राप्त कर लेंगे। और यही नहीं, प्रत्येक टूटे हुए पार्ट में जो इसके कम पार्ट होंगे उसको वो भर लेगा और नए स्वस्थ जीव जैसा जीवन यापन करेगा। तो ये प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन चित्र है, इसको आप लोग बना लेंगे। अगला सवाल हमारा है, फैलोपियन नलिका की संरचना का वर्णन करें। अब फैलोपियन नलिका क्या है, फैलोपियन नलिका है जिसमें क्या होता है, भ्रूण विकसित होता है, या फिर भ्रूण जो है उसी में अपना भोजन ग्रहण करता है या फिर पाता है, वहीं से उसका विकास होता है। चलिए देखते हैं आगे। फैलोपियन नलिका में एक जोड़ी नलिकाएं होती हैं। फैलोपियन नलिका जो है उसमें एक जोड़ी यानी कि 2 गो नलिकाएं होती हैं, जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। जो नलिकाएं जो होती हैं वो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है और अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती हैं। प्रत्येक फैलोपियन नलिका के शीर्ष भाग एक चौड़े कीप के समान होता है। तो प्रत्येक जो है फैलोपियन नलिका का जो शीर्ष भाग क्या होता है, चौड़े कीप के समान होता है, जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। अंडाणु जो है इसी कीप के द्वारा फैलोपियन नलिका या फिर फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, इंटर करता है। फैलोपियन नलिका की दीवार मांसल एवं संकुचनशील होती है। ये मांसल और संकुचनशील होती है। इसकी भीतरी सतह पर सीलिया लगी होती है, जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचाते हैं। अंडाणु को क्या पहुंचाते हैं, फैलोपियन नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचाते हैं। इसमें क्या होता है, एक मांसल सीलिया लगी होती है। ये इसका क्या हुआ, मानव का मादा जनन अंग या फिर मादा जनन तंत्र है। ये क्या है, अंडवाहिनी, अंडवाहिका या फिर फैलोपियन ट्यूब है। यही हमारा जो है ये फैलोपियन ट्यूब है। अभी हमने क्या बताया कि ये जो है एक कीप के समान होता है, हर एक सीरा, और ये क्या है, अंडाशय से जुड़ा रहता है। ये ग्रीवा है और ये योनि द्वार है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, डार्विनवाद के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डार्विनवाद के प्राकृतिक चयन के जनक कौन थे, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, या फिर किसने प्रतिपादित किया, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जो है वो क्या किया, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो क्या कहता है, डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव में प्रजनन की असीम क्षमता होती है। तो डार्विन ने क्या कहा था कि हर एक जीव जो है उसमें प्रजनन करने की, या फिर अपने अनुसार प्रजनन क्या है, अपने जैसे ही दूसरे संतानों के उत्पत्ति का को ही क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो क्या कहता है कि असीम क्षमता होती है तथा प्रत्येक जीव ज्यामितीय अनुक्रम द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर की तुलना में पृथ्वी पर भोजन तथा आवास निहित है। ये जो है प्रजनन क्षमता तो असीम है, लेकिन क्या है, पृथ्वी पर भोजन और आवास की जो है सीमितता है, यानी कि कमी है। अतः जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपस में संघर्ष रहता है, जो संघर्ष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला संघर्ष जो हमारा है वो क्या है,
अपनी अपनी एक ही समष्टि के व्यक्तियों के बीच का संघर्ष। एक समष्टि के बीच के व्यक्तियों का पहले संघर्ष होता है, उसके बाद एक ही जाति के विविध समष्टियों के बीच का संघर्ष है। अब पहला देखिए, अब समझ लीजिए सपोज दैट कि एक जो कुत्ता है या फिर बिल्ली है, उन्होंने क्या दिया, 5 बच्चों को जन्म दिया। तो क्या होता है, पहले तो इनको किसी से लड़ना होता है, अपनी समष्टि से, अपनी समष्टि यानी कि 5 में इनका पहले संघर्ष होता है। दूसरा और जातियों में, जैसे कि दूसरे बड़े कुत्तों द्वारा मार दिए जाते हैं, तो जो बच गए हैं वही तो संघर्ष में आगे बढ़े। तो तीसरा क्या है, जीवों का प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में संघर्ष। तो जो होता है, हम लोगों ने देखा होगा कि कई से जैसे जानवर है, इंसान है, ये क्या करते हैं, ठंड में मारे गए या फिर गर्मी में मारे गए, इसी को क्या कहते हैं, वातावरणीय परिस्थितियों से संघर्ष। प्राकृतिक वरण द्वारा जो है चयनित विभिन्नताएं दूसरी पीढ़ी में उनके संतानों में वंशागत होती है। तो प्राकृतिक चरण में जो संघर्ष द्वारा जो बच्चे जीव हैं, उनमें क्या होता है, अपने संतानों में आगे की पीढ़ी में जो है वंशागत किए जाते हैं। और क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक वरण के इसी नए प्रजाति का निर्माण होता है। तो हर पीढ़ी में क्या होगा, ऐसे ही नए जाति का, नए पीढ़ी का निर्माण होता रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्रकृति ही चुनती है। प्राकृतिक चयन का मतलब क्या होता है, प्रकृति का चुनना। अब बच गया जो, वो प्रकृति में अव्वल हुआ, वो जीवन यापन करेगा। जो संघर्ष में नहीं जीत पाया, हार गया, वो क्या होगा, नष्ट कर दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। अगला सवाल हमारा है, जाति उद्भवन क्या है। जाति उद्भवन से आप लोग क्या समझते हैं। जब 2 या उप आबादियों के बीच जीन प्रवाह अर्थात अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान की संभावना कम होगी, तब वे अपनी ही उप आबादी के सदस्यों के साथ लैंगिक प्रजनन कर पाएंगे। समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है, जब 2 उप आबादियों के बीच जीन प्रवाह या फिर अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान की संभावना कम होगी, तब क्या करेंगे, अपनी उप आबादी के सदस्यों के साथ लैंगिक प्रजनन कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में एक उप आबादी के दोनों जनकों के अप्रभावी उत्परिवर्तन जीनों के संयोजन की संभावना अधिक होती है। तो क्या होता है, अप्रभावी उत्परिवर्तित जीनों की संभावना, संयोजन की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। सॉरी, संयोजन की संभावना अधिक होती है। ऐसे जीन इस स्थिति में अब अप्रभावी उत्परिवर्तित जीन की तरह व्यवहार करेंगे। इससे उत्पन्न गुण अब संतानों में परिलक्षित होंगे। अब जब इसे उत्पत्ति जो होगी संतानों की, उसमें क्या होंगे, ये जीन का जो गुण है वो दृष्टिगोचर होंगे। इससे उत्पन्न गुण अब संतानों में परिलक्षित होंगे या दिखाई देंगे। इस तरह के गुण लाभदायक होने पर प्रकृति द्वारा इनका चुनाव होता है। जो इस तरह का जो गुण आता है वो लाभदायक होने पर प्रकृति द्वारा इनका चुनाव कर लिया जाता है तथा एक नई उप प्रजाति का उद्भव होता है। जब ये प्रकृति द्वारा चयनित कर लिया जाता है या फिर चुनाव होता है, तो क्या होता है, एक नई उप प्रजाति का उद्भव होता है। यदि मूल प्रजाति से इनका लैंगिक प्रजनन संभव हो भी गया तो उत्पन्न संतानों में जनन क्षमता नहीं होगी। अगर मूल प्रजाति, ये तो उप प्रजातियों में हुआ लैंगिक प्रजनन, तो अगर ये मूल प्रजाति से भी इनका प्रजनन हो गया तो क्या होगा, संतानों में जनन क्षमता नहीं होगी। इससे एक या एक से अधिक उप प्रजातियां बन जाएंगी। यही जाति उद्भवन कहलाता है। आप लोग इसको नोट करेंगे। जब तक नोट कर रहे हैं तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। अगला सवाल हमारा क्या होता है, इसके बाद हमारा आता है, क्वेश्चन तो कम है बच्चों लेकिन ध्यान देने लायक हैं आपके। अब मेंडल का प्रथम नियम एवं पृथक्करण का नियम क्या है। मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर जो है अपना क्या किया, वंशानुगति का नियम जो है वो बताया। तो क्या है उसका नियम क्या है और पृथक्करण का नियम क्या है, चलिए जानते हैं। मेंडल ने एक संकर, मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो क्या हो थे अपने एक पादरी थे व्यक्तिगत जीवन में। सॉरी बच्चों,
मेंडल ने एक संकर संकरण में केवल एक जोड़े विपरीत गुणों के वंशागति का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि अप्रभावी गुण में न तो कोई बदलाव आता है और न ही ऐसा गुण लुप्त होता है। तो पहले क्या किया उन्होंने, एक जोड़े जो है एक संकर क्रॉस करवाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। उससे क्या अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि जो अप्रभावी जो गुण थे उनमें न ही तो कोई बदलाव हुआ और न ही वो लुप्त हुए थे, न बदलाव हुआ और न ही वो लुप्त हुए थे। संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण साथ साथ होते थे। दोनों जो विपरीत अलग अलग पृथक गुण थे वो क्या थे, साथ साथ चलते थे, परंतु अगली पीढ़ियों में पृथक अर्थात अलग अलग हो जाते थे। एक पीढ़ी में तो वो साथ साथ चलते थे लेकिन अगली पीढ़ी में जो पृथक यानी कि अलग हो जाते थे। यह निष्कर्ष मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम कहलाता है। यही जो नियम है जो एक पीढ़ी में साथ साथ तो चला लेकिन अगले क्या बोलते हैं पीढ़ी में पृथक हो गया, उसे क्या कहते हैं, मेंडल का प्रथम नियम या फिर पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो ये हमारा इसका फिगर है जो आप लोग को क्या दिखा रहा है, पहले ये RR है और ये स्मॉल RR है। तो इसका क्या कराया, संकर क्रॉस कराया और ये युग्मक का निर्माण हुआ। तो क्या आया, एक बड़ा R और एक छोटा R। तो इससे उत्पन्न होने वाली जो संतति थी वो एक पीढ़ी में तो साथ साथ थी लेकिन अगली पीढ़ी में पृथक हो गई। यही हुआ आपका पृथक्करण का नियम या मेंडल के वंशागति का प्रथम नियम। अगला सवाल हमारा है, मैदानी परिस्थिति तंत्र का की एक आहार श्रृंखला का रेखा चित्र बनाए। तो हमसे बस डिस्क्रिप्शन नहीं पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र का एक बस क्या कर रहा है, रेखा चित्र बनाना है। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, तो मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र वो होता है जिसमें कि मैदान से उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह होता है जो मैदान में होता है उसे मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और यही सेम प्रोसेस जब जल में होती है तो उसे क्या कहते हैं, जलीय। तो चलते हैं देखते हैं हमारा फिगर क्या कहता है। फिगर हमारा है सूर्य से घास, देखिए सूर्य से जो है वो घास अपना भोजन बनाता है, उसके बाद ग्रासहोपर या फिर टिड्डा जो है वो लेता है, उसके बाद मेढक टिड्डे को खाता है और उसके बाद क्या होता है, मेढक को सांप खा जाता है और सांप को बाज। तो ये क्या हुआ आपको, ये आपका उत्पादक हुआ और टिड्डा जो है वो क्या हुआ आपका उपभोक्ता, जो कि प्रथम श्रेणी का लेकिन शाकाहारी। मेढक जो है वो प्रथम नहीं द्वितीयक उपभोक्ता हुआ मांसाहारी। सांप जो है वो तृतीयक उपभोक्ता, घास जो है वो चतुर्थ उपभोक्ता। तो यही हमारा जो है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का चित्रण है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। इसको नोट करते रहिए, सेशन को देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखें तभी कुछ समझ में आएगा। बीच में स्किप करने से आपके समझ में कुछ आने वाला है नहीं। और अभी जो है ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको जो भी पढ़े ध्यान से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ेंगे सभी ऑब्जर्व हो जाएंगे, सवाल जो है इजी लगने लगेंगे। अगला हमारा है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास में जनसंख्या वृद्धि का कितना हाथ है। अब जब हमसे पूछ रहा है तो हम बता देते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास में जो है जनसंख्या का इतना बड़ा हाथ है, इतना बड़ा हाथ है, इतना बड़ा हाथ है। लेकिन बच्चे हमको ये नहीं लिखना है, ये तो हम लोगों का भड़ास जो है जनसंख्या के प्रति भड़ास के कारण हम लोगों ने बना दिया। जैसे मैंने पढ़ा था एक बार न्यूज़ में दिया था कि किसी बच्चे को दिया गया था कि प्रकाश डाले, तो उसने क्या किया, क्वेश्चन लिख, महात्मा गांधी के साथ था, ठीक से मुझे याद नहीं है, महात्मा गांधी के क्या होते हैं जो कुछ था उस पर प्रकाश डालने को ही बोला था। या फिर समझ लीजिए कि किसी क्रांति पर प्रकाश डालें, तो क्रांति पर प्रकाश डालने से बच्चे ने क्या किया कि उस क्रांति का नाम लिख दिया और क्या किया, टॉर्च बना दिया। तो हमें वो इतना बड़ा हाथ भी नहीं बनाना है। हाँ ये बता रहे हैं दिया था वो। और एक सवाल ये भी था
कि महात्मा गांधी का आज़ादी में कितना बड़ा हाथ था, तो किसी बच्चे ने बनाया कि इतना बड़ा हाथ था। तो हमें इतना बड़ा वाला हाथ नहीं बनाना है, हमें करना क्या है, इसका वर्णन करना है। तो प्रकृति का ह्रास किससे हो? प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास जनसंख्या वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब जनसंख्या वृद्धि नहीं, जब जनसंख्या का जो है विस्फोट नहीं होता तो प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास भी कम होता। दिन प्रतिदिन बढ़ रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण आवश्यकता के हिसाब से हमें जरूरत किस चीज़ की होती है? जमीन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वनों की कटाई करते हैं। घर की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी वनों की कटाई होती है। उसी पेड़ से तो लकड़ी वगैरह लेके पहले घर बनाए जाते थे, अभी तो फिलहाल सीमेंट गारे से बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, सामने आ रही है इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संपदाओं में कमी हो रही है। प्राकृतिक संपदा अधिक मात्रा में सीमित है, जबकि जनसंख्या चरम सीमा पर पहुंच गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी पर्याप्त संसाधन जो है सीमित दायरे संख्या वृद्धि का यह भूचाल अधिक बढ़ता ही गया तो पृथ्वी संसाधन समाप्त हो जाएंगी, संपदा बनाए रखने के लिए समर्थ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को, इस आंसर को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, इसका मतलब समझते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो इसके विस्फोट से क्या हो रहा है, प्रकृति का बहुत ही विनाश हो रहा है। जैसे कि हम लोग का जो है जीवाश्म ईंधन भी हम लोग को खपत ज़्यादा है, अनाज ज़्यादा चाहिए जिसे फर्टिलाइज़र का उपयोग होता है, इससे हम लोग का सॉइल पॉल्यूशन और जो है क्या होता है, ये जल प्रदूषण दोनों होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई होने से जो है वर्षा वगैरह में भी कमी आती है। तो एक तरह से क्या प्रकृति का हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको खराब तरीका से उसके साथ पेश आ रहे हैं, उसका जो है हम लोग दोहन कर रहे हैं, अति दोहन। जनसंख्या वृद्धि से उसका दोहन हो रहा है, जिससे कि उसके ह्रास की सीमा जो है चरम सीमा पर पड़ गई है। अगला सवाल हमारा है, मनुष्य पर विभिन्न गैसों के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं? तो मनुष्य जो है ह्यूमन पर हानिकारक जो गैस हैं उनके हानिकारक प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं, चलिए देखते हैं। गैसीय प्रदूषकों का हानिकारक प्रभाव है, पहला सल्फर डाइऑक्साइड वायु में जलवाष्प में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। हम लोगों ने अम्ल वर्षा सुना था, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होता है, जो फेफड़ों तथा इमारतों को हानि पहुंचाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड यह जीवों तथा पौधों को हानि पहुंचाता है तथा लेड पेंटिंग काली हो जाती है, जो लेड पेंटिंग होती है वो काली पड़ जाती है। ये क्या करता है, पौधों को बहुत हानि पहुंचाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो इमारतों पर भी हानि पहुंचाता है, ऐसा ही नहीं कि मनुष्य पहुंचाता है, ये हमारी बिल्डिंग्स पर भी हानि पहुंचाता है। ताजमहल काला पड़ रहा है क्यों, सल्फ्यूरिक अम्ल से। अगला क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह रक्त में के लाल वर्णक से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के स्थान पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका ये क्या करता है, रक्त में ग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित कर देता है। इससे फेफड़ों से उत्तक तक ऑक्सीजन संवहन में बाधा होती है। इसके अधिक सेवन से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। ये क्या करते हैं, फेफड़ों से उत्तकों में जो है जल पहुंचने में बाधा होती है, पहुंच नहीं पाते हैं या फिर दिक्कत से पहुंचते हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी संभावित है। अगला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी अधिक मात्रा से ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, जिससे कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जिससे कि कमरे का तापमान बढ़ जाएगा और हम लोग को क्या होगा, घुटन के कारण भी इंसान मर जाता है। अगला क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड फोटो रासायनिक धूप कोहरा बनाते हैं, जिससे आंखों में जलन होती है तथा पौधे को हानि पहुंचाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो क्या कहते हैं, फोटो रासायनिक धूप और कोहरा बनाते हैं, जो इससे आंखों में जलन होती है तथा पौधे को भी हानि पहुंचता है। तो ये जो है आप लोग का सवाल है, ये सभी सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक टॉपिक को जो अंडरलाइन करके बढ़िया से आप लोग क्या करिएगा,
पढ़िएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग का इसमें दीर्घ पढ़ने से ये फायदा आपको होता है। क्वेश्चंस को फिगर का कॉन्सेप्ट बढ़िया होना चाहिए, कि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, और सवाल को ज़्यादातर ध्यान दें कि अपने शब्दों में ही हल करें। अगर फिगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा, फिगर का अगर हर चीज़ सही ढंग से बनाया गया, तो ये एग्जामिनर जो है आपको ऐसे ही नंबर जो है बहुत बढ़िया तरीके से देगा। साफ सुथरे पिक्चर्स बनाने होंगे, जिससे कि क्या देखने वाले को भी कॉपी क्लीन दिखे। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए और खूब बढ़िया से जो है अपना प्रिपरेशन कीजिए आपकी परीक्षा के लिए। अभी से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।